Is it started? You will cut in the start. Also cut somewhere in the middle. Doesn't matter. Okay. Close the main gate, please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today's class will be talking about perfect continuous tenses. Perfect. Latif sir, do that job which I told you. Okay. Perfect continuous tenses. ओके आज की क्लास में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को डिटेल से पढ़ेंगे. इट्स वेरी इजी टेंसेस. ओके, जो पिछले टेंसेस हमने किए थे कल का और परसों का, दे वर वेरी डिफिकल्ट. ओके, एंड नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट पैसिव वॉइस, बट इन पैसिव वॉइस वी विल टेक अ बिट लॉन्ग टाइम. ओके, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज रूल्स ऑफ 40 and 60%, especially for passive. Remember, 60% we use passive voice in written language. And students of CSS students, they fail pre-say and essay because of the passive. Because they don't know what time should I use the passive voice and what time should I use the active voice. There is time when you need to use the active voice, but students or incidentally or without, maybe they don't have knowledge about that, so without the knowledge, so they use actually their passive, and there is need of active, there is need of passive. When you use active, then again your conclusions, your thoughts, your pattern of your arranging of your thoughts in a logical manner does not exist then. Why? Because of the usage of passive and active voice, right? So the tenses which we are doing right now, they are called active voices. And the tenses which we will start, they are called passive voice. And I will not do the passive voice as other people are doing. I will just do as I did the structures. I will do also the passive voice structures of each tense, right? So let's go for perfect continuous. अभी perfect continuous tenses को मतलब इसकी पहले structures को लिखते हैं, ठीक है, बाद में फिर हम उसको define करेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं उसको भी. Now look at here. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जाते हैं, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर को देख ले. यहां पर मैं लगाता हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, ठीक है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, टी का मतलब है टेंस, ठीक है. ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. यहां पर हम ओवरव्यू करते हैं. अगर डिटेल में है तो पिछले लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए. सी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और ये हो गया आपका फ्यूचर, ब्रिंग इरेजर, फ्यूचर परफेक्ट. ओके ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके, यहां पर देख ले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसकी स्ट्रक्चर्स को फिर हम एक बार जो है वो रिवाइज करते हैं, बाद में इनके यूजेस को जाएंगे. सी सो लुक एट हियर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की में स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट होगा. यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस के ये बहुत लंबे होते हैं. सही है, दे आर वेरी लॉन्ग. सो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड और बीन प्लस V4 प्लस, यहाँ पर रॉट्स लगाएंगे या टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे. क्या लगाएंगे? TE. यहाँ पर मैं शॉर्ट लिखता हूं TE ताकि ये आ जाए टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है. इन परफेक्ट कंटीन्यूअस में और में क्या फर्क है कि सब्जेक्ट लगाएंगे हैड बीन, V4 का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, मतलब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. ING फॉर्म लगाएंगे, गोइंग, राइटिंग, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और इसमें अक्सर ज्यादातर टाइम एक्सप्रेशन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? टाइम. TE का क्या मतलब है? टाइम एक्सप्रेशन, मतलब सेंस और फॉर या व्हेन, वो वाले एक्सप्रेशन लगाते हैं, ठीक है. इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. यहां पर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रॉट्स, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस
TE, टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट है इसमें SUB प्लस वेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रॉट्स, और एंड में क्या होगा, यहां पर जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखता हूं TE। TE का क्या मतलब है, टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट had been V4 ing form, rest of the sentence time expression. Subject has and have plus been plus ing form of the verb plus rest of the sentence and time expression. Subject plus well have plus been plus ing form of the verb plus rest of the sentence and time expression. जरूरी नहीं है कि हर जुमले में टाइम एक्सप्रेशन आ जाए। It's not important. This time expression can be an event. ये कोई दूसरा एक्शन भी हो सकता है, अभी आ रहे हैं उसको डिटेल से पढ़ते हैं। Now do you understand the structure? Okay, यहां पर देख ले, प्रेजेंट में सब्जेक्ट है और इसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, दे आर हैज एंड हैव। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स कॉल्ड हैज एंड हैव। नाउ लुक एट हियर प्लीज। सब्जेक्ट हैज एंड हैव। सो लुक एट हियर प्लीज, अगर यहां पर ही आ जाए, शी आ जाए, एट और सिंगुलर नाउन इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन, तो आप यहां पर क्या नीचे लाएंगे, हैज। अगर आई आ जाए, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, तो फिर लगाएंगे हैव। ठीक है, वी यूज हैव, इसको याद रखें, इट्स वेरी इजी। नाउ remember one thing, how to write the negative structure of it. Let me draw the negative structure. Subject plus had, not plus been plus V4 plus rots plus TE। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, Do you understand guys this? It's very easy, so you don't need it. हमने पिछली क्लासों में इसको रिपीट किया था, तो यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू करते हैं। सी, यहां पर फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, फिर नॉट, फिर V4 सॉरी, फिर बीन लगाएंगे, V4 मतलब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और प्लस TE टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस TE टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर ये आपका है PS पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ये जो नीचे हम कर रहे हैं ये है NS नेगेटिव स्ट्रक्चर, NS नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी फ्यूचर के नेगेटिव स्ट्रक्चर को जरा देख ले। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वेल और इसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन प्लस V4 प्लस रॉट्स प्लस TE, और यहां पर नहीं है जगह तो यहां पर मैं लिखता हूं TE। ठीक है, उसको याद कर ले। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके इंट्रोगेटिव को आते हैं। सी, आप बस हेड को आगे लाएं, आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। सी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन TE। ठीक है, इसके बाद है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस TE। ठीक है, इसके बाद है वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन
प्लस V4, तो यहां पर नहीं है रॉट्स लगाएंगे और प्लस TE टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है आपका V4. नाउ दीज आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ perfect continuous, ठीक है, because they are very easy, so I've just done it quickly. Now coming to the uses of it. अभी इनकी यूजेस को थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज करते हैं, इसके डायग्राम बनाएंगे, ठीक, पहले कुछ जुमले यहां पर बनाते हैं, ठीक है, बाद में फिर डायग्राम्स को जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं फिर इन स्ट्रक्चर को इरेज करता हूं. नाउ लुक एट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लुक एट, अंडरस्टैंड, यहां पर सब्जेक्ट है हैड बीन, V4, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और टाइम एक्सप्रेशन. ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में ही आता है, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको याद हो कि ये वाहिद ये वाहिद स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जिसमें टाइम एक्सप्रेशन ज्यादातर आते हैं, ठीक है. तो यहां पर सब्जेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव, बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड टाइम एक्सप्रेशन. यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वेल हैव बीन प्लस वेल हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इनका नेगेटिव में सिर्फ नॉट आता है, यहां पर भी नॉट है, यानी हैड नॉट यहां पर है, हैज नॉट यहां पर है, वेल नॉट, ठीक है. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो नॉट है अक्सर लोग यहां पर लगाते हैं. याद रखिए मैंने आपको कहा था कि अगर 2-3 हेल्पिंग वर्ब्स है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वो बनाते हैं आपका नेगेटिव. चाहे 10 हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे 14 हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट. दिस इज द रूल्स ऑफ द इंग्लिश, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. सो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे. ये जो हेड है ये पहला हेल्पिंग वर्ब है, सब हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाएंगे. ये भी हेल्पिंग वर्ब था तो हमें चाहिए था कि हैड बीन हम लगाते, क्योंकि हमेशा के लिए याद करें हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इससे के बाद जो है आप नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बनाते. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाए तो ये बनाते हैं आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है. सो हेड जो है ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, लिहाजा सब्जेक्ट से हमने पहले लाया है, सो तो ये बनेगा आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हेड प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड टाइम एक्सप्रेशन. यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब ये है ना, तो हैज और हैव को हमने आगे लाया है, सही है. और उस रूल्स को याद रखें, ही, शी, एट और सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं और आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव, ठीक है. और वेल को हमने आगे लाया है तो लिहाजा वेल सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. सवाल यह है कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में फर्क क्या है? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. Now here is interesting thing. Perfect continuous tenses के बारे में 2 पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखें. Perfect continuous, एक है continuous, इसमें जितने भी continuous tenses है ये हमेशा के लिए continuous actions के बारे में बात करेंगे. They will always indicate continuous actions. कौन से एक्शंस? कॉन्टिन्यूअस एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस जो जारी होंगे, या पास में जारी होंगे या प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो बाद में करेंगे. तो यू अंडरस्टैंड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितनी भी टेंस है, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो हमेशा के लिए क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस एक्शन, यानी वो एक्शन जो जारी होंगे. All the actions of these tenses will be in progress. This is one point. Second, time duration. यहां पर हम टाइम को मेंशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन. टाइम एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है कि जो टाइम एक्सप्रेशन है लाजमी नहीं कि ये ओरिजिनल टाइम होगा, ये कोई इवेंट का टाइम भी हो सकता है, दूसरे इवेंट का टाइम भी हो सकता है, वो मैं एग्जांपल में दूंगा फिर बाद में. जरूरी नहीं कि आप लगाएंगे सिंस 2002 फॉर 3 इयर्स फॉर 15 इयर्स, ठीक है, ये कोई इवेंट की टाइम भी हो सकता है. हाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट. नाउ लुक एट हियर प्लीज. यहां पर थर्ड एक पॉइंट को लिख ले कि इसको हम परफेक्ट क्यों कहते हैं? परफेक्ट, व्हाई दे आर कॉल्ड परफेक्ट टेंसेस? बिकॉज ये अक्सर इसमें हम कंप्लीट एक्शन के बारे में भी बात करते हैं. कंप्लीट एक्शन, इन 3 पॉइंटों को याद रखें. नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस एक्शंस,
नंबर 2 टाइम एक्सप्रेशन और नंबर 3 कंप्लीट एक्शंस। यानी ये कंप्लीट एक्शंस को भी शो करते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन को भी शो करते हैं और यहां पर हम टाइम एक्सप्रेशंस को भी डालते हैं। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस से फर्क यह है कि ज्यादातर हम कंटिन्यूअस टेंसेस में सिर्फ एक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, यहां पर हम एक्शन की टाइम के बारे में बात करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज वन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कि जो कंटिन्यूअस टेंसेस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ये कंप्लीट एक्शन को शो नहीं करते। ये जो टेंसेस हैं ये अक्सर कंप्लीट एक्शन को भी शो करेंगे। हाउ? विल गिव दैट एन एग्जांपल। Do you understand what I'm saying here? Okay. So here is an interesting thing. सबसे पहले ये हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रेस एक्शन के लिए, वो काम जो जारी थे, वो काम जो जारी थे, all those actions which were progress या which are progress or which will be progress। ठीक है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि भाई क्यों, फिर हम तो कंटिन्यूअस एक्शन भी इस्तेमाल कर, मैं कहता हूं जवाद रो रहा था, यानी ये जारी काम है पास्ट कंटिन्यूअस, तो हम तो कह सकते हैं जवाद वाज वीक, यानी पास्ट कंटिन्यूअस इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें उस कंटिन्यूअस में और इस कंटिन्यूअस में एक फर्क होगा, इसमें आपको टाइम शो करना होगा कि ये जो एक्शन है किस पॉइंट से शुरू हुआ था, किस पॉइंट से शुरू होता, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इस एक्शन का, या कितना टाइम इस एक्शन ने लिया, यानी इसका ड्यूरेशन क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों हम कंटिन्यूअस एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर इसके साथ हम टाइम एक्सप्रेशन को जाहिर करेंगे। किस चीज को? टाइम एक्सप्रेशन को। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेस में यानी पास्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइम की जरूरत नहीं होती। मसलन मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, इस डायग्राम को जरा देख ले। ये है आपका पास्ट टाइम, ये जितना भी एरिया है ये है आपका पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका फ्यूचर। ठीक है, यहां पर मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। कल एक बंदा खत लिख रहा था, कल एक बंदा खत लिख रहा था, तो ये जो एक्शन था ये पास में क्या था? जारी था। अगर मैं सादा कहता हूं, इफ आई से नॉर्मली और सिंपली कि असलम खत लिख रहा था, ये जो बंदा ये कौन था? ये है था असलम। असलम खत लिख रहा था, तो मैं इस्तेमाल करूंगा पास्ट कंटिन्यूअस को, क्योंकि किसी टाइम की एक्सप्रेशन की जरूरत यहां पर हमने मेंशन नहीं की। असलम वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं असलम 9 बजे से खत लिख रहा था, अभी यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने बताया कि जो असलम ने खत शुरू किया था उसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताई, तो लिहाजा यहां पर टाइम हमने मेंशन किया। तो टाइम जब हम मेंशन करते हैं किसी भी एक्शन जो पास में जारी थी, तो फिर जब हम टाइम मेंशन करते इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम दो किस्म के होते हैं, एक वो एक ऐसा टाइम होता है, यहां पर मैं लिखता हूं टाइम की 2 अकसाम हैं एक्शंस के मुताबिक। एक को हम कहते हैं स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम, प्लीज क्लोज द मेन गेट। स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम का क्या मतलब है कि एक्शन किस वक्त से शुरू हुआ था, एक्शन किस वक्त से, कौन सा पॉइंट था, किस टाइम से शुरू हुआ, किस महीने से, किस टाइम से, किस सीजन से, किस ईयर से। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेंस। ठीक है, दूसरा जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ड्यूरेशन का मतलब कि कितना टाइम इस काम ने लिया था, यानी ये जो काम हो रहा था, ठीक है,
कितना टाइम उस काम ने लिया था, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो जब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम की बात करते तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। मैं यहां पर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये जो असलम था उसने कल 9 बजे यानी 9 o'clock ऑफ द AM, यहां पर मैंने लिखा था कि आप समझे, सुबह का जो 9 बजे थे उसने कल सुबह के जो 9 बजे थे उसने पढ़ाई शुरू की थी और यहां तक खत्म की। किस वक्त तक? यहां पर मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं 12 PM तक उन्होंने खत्म की। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं कि असलम खत लिख रहा था। जब मैं नॉर्मल बात करता हूं, टाइम की जरूरत नहीं होती तो फिर इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। असलम वॉज राइटिंग अ लेटर। लेकिन अगर आपसे कोई व्हेन डिड असलम स्टार्ट राइटिंग अ लेटर, या हाउ लॉन्ग, या सिंस हाउ लॉन्ग हैड असलम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो फिर जब ये आ जाए कि किस वक्त से असलम ने शुरू किया था, तो वक्त क्या था जब असलम ने काम शुरू किया? 9 o'clock। तो 9 o'clock के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। हम कहेंगे असलम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। डू यू अंडरस्टैंड? अगर कोई आपसे पूछे हाउ लॉन्ग हैड असलम बीन राइटिंग अ लेटर, किस मुद्दत तक असलम खत लिख रहा था, यानी कितना वक्त उसने लिया यानी खत लिखने में, तो 9 से लेकर 12 तक कितने फर्क है इसके दरमियान में? 3 hours का फर्क है ना। तो फिर आप लगाएंगे असलम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours। डू यू अंडरस्टैंड? सो इट्स very easy. Now look at here please. I'm erasing it again. I will give you example. एक होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, या यहां पर हम लिखते हैं स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये इन तमाम टेंसेस में स्टार्टिंग टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेंस। इसको याद रखें, सेंस। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन के लिए, मतलब किस मुद्दत तक यानी कितना वक्त उस काम ने लिया था, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर को। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इजी। ओके, इफ आई से असलम जुम्मे के दिन से, या जुम्मे के दिन से बारिश हो रही थी। कब बारिश शुरू हुई थी? जुम्मे के दिन से। तो क्या इस्तेमाल करें, फॉर या सेंस? तो आप सिंपली कहेंगे इट, सब्जेक्ट हो गया आपका इट के साथ क्या लाएंगे? हैड बीन रेनिंग। अभी रॉट्स यहां पर नहीं है तो बस टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे सिंस फ्राइडे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी इजी, देयर इज नथिंग। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट, सर आप तो कहेंगे कि सर यहां पर तो हम बस समझ गए, इट्स वेरी इजी फॉर अस। व्हाट अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? इसके लिए अगर यहां पर मैं लिखता हूं इट के साथ क्या आएगा? हैज बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे। सवाल यह है कि इसमें और इसमें फर्क क्या है? अभी तो हम समझ गए, यहां पर भी वही बात है जो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम अभी जारी हो और इसमें आप टाइम एक्सप्रेशन को शो नहीं करते तो इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। मसलन वी आर लर्निंग। ठीक है, वी आर लर्निंग। अगर मैं कहता हूं कि हम 2 घंटों से सीख रहे हैं, तो फिर मतलब इस एक्शन का कितना टाइम हुआ कि हम कर रहे हैं? 2 घंटे। तो फिर हम कहेंगे वी have been learning for 2 hours. So what's the difference? It had been raining since Friday and it has been raining since Friday. इसका क्या मतलब है? Now look at here. It's very easy. I'm guys erasing this one. Look at here. Let me draw the structure, you will understand. ये है आपका पास्ट, ये है प्रेजेंट,
ठीक है, और ये है फ्यूचर, ये टाइम है, सही। इसका क्या मतलब, इट हैड बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे, जुम्मे के दिन से बारिश हो रही थी। इसका क्या मतलब है कि ये जो जुम्मा था यहां पर फ्राइडे था, फॉर एग्जांपल पास में यहां पर फ्राइडे था, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर फ्राइडे था, ठीक है। ये एक्शन पास में शुरू हुआ था और पास में ही खत्म हो गया। इट हैड बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे। इस टेंस का कोई ताल्लुक प्रेजेंट के साथ नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं इस तरह कहता हूं इट हैज बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे, अभी मैंने इस्तेमाल किया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को, तो प्रेजेंट का मतलब मौजूदा। इसका क्या मतलब है कि ये जो काम था ये तो फ्राइडे के दिन शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी तक ये जारी है और शायद फ्यूचर में भी जारी होगा, और हम यहां पर हैं, ये अभी जारी है। सो लेट मी हैव दिस वन। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है इट हैज बीन रनिंग सिंस फ्राइडे, इसका मतलब जुम्मे के दिन से शुरू हुआ था, अभी भी जारी है, हम उसको देख सकते हैं, बारिश जो है वो हो रही है। और इसका मतलब क्या है, इट हैड बीन रनिंग सिंस फ्राइडे, कल शुरू हुआ था और कल ही खत्म हो गया। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इट हैड बीन रनिंग सिंस फ्राइडे प्रेजेंट के साथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? इफ आई से, यहां पर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years. I had been teaching for 10 years. इसका मतलब वही है, अभी पास में दोबारा देख ले, ये जो टीचिंग था मैंने स्टार्ट किया था पास में और पास में ही खत्म हो गया। मैंने 10 years के लिए पास में ये काम किया है, अभी ये काम मैं नहीं करता, मैंने छोड़ा है। It does not have any relation. I had been teaching for 10 years, यानी जो 10 years का पीरियड था ये पास में ये एक्शन 10 years के लिए जारी था, अभी जो है we don't do that action, अभी हम वो काम नहीं करते। Do you understand? अगर किसी का बाप मर चुका है और आप कहते हैं कि उसका बाप 14 सालों से पढ़ाई कर रहा था, लोगों को पढ़ाता था, so you say his father had been teaching. His father had been teaching for 14 years. Do you understand? It's very easy. Now here is an interesting thing. अगर मैं कहता हूं I have been, यहां पर अभी मैं लगाता हूं I के साथ क्या आएगा, have, प्रेजेंट को आ जाए। I have been teaching for 10 years. इसका ये मतलब होगा कि I have been teaching for 10 years, यानी पास में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में हम यहां पर है, अभी भी जारी, शायद फ्यूचर में भी जारी होगा, यानी वो काम मैं अभी भी कर रहा हूं। इफ यू से Jawad's father had been working in that company for 5 years, और फिर आप इस्तेमाल करते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, जवाद फादर हैज बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years। इसका मतलब पहले वाले जुमला जवाद फादर हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years, इसका मतलब उसने वो छोड़ा है, ठीक है। जवाद फादर इज बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years, इसका मतलब वो अभी भी वहां पर एम्प्लॉय है, वो वहां पर काम करता है। इट्स वेरी इजी। नाउ यहां पर मैंने आपको एक बात कही थी कि जो टाइम एक्सप्रेशन है ये जरूरी नहीं कि लाजमी जो है वो कोई मतलब टाइम होगा 5 o'clock 9 o'clock या कोई पीरियड होगा, मसलन फ्राइडे 2010 या 1992 1990, ये जरूरी नहीं कि ये कोई इवेंट भी हो सकता है, किसी इवेंट का टाइम भी हो सकता है। हाउ, हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, लिसन टू मी। आई हैड बीन टीचिंग, ओके, यहां पर मैं लिखता हूं जवाद had been smoking, Jawad had been smoking, guys. Jawad had been smoking cigarettes until, यहाँ पर मैं लगा until his father passed
away. यहां पर देख लें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन. Jawad had been smoking cigarette until his father passed away. अभी किस वक्त तक जवाद काम कर रहा था सिगरेट का? किस वक्त तक खत्म हो गया ये काम? जब उसका बाप मर जाए. तो ये है आपका इवेंट वाला टाइम. ये जो इवेंट है until his father passed away, एक इवेंट का टाइम है. सही है. उससे पहले वो सिगरेट पी रहा था, अभी नहीं पी रहा. फिर जब उसका बाप वफात हो चुका था, जब उसका बाप मर गया तो उसके बाद उसने वो छोड़ा था. तो जरूरी नहीं कि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए फॉर 10 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, या सिंस 1992, 1993. ठीक है, ये कोई इवेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अली हैड बीन क्राइंग when his father arrived. ये जो दूसरे इवेंट वाले, इसके साथ हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं. इस स्ट्रक्चर का पास्ट सिंपल टेंस इज यूज. when his father arrived, it means उसने उसको छोड़ दिया जब उसका बाप आ गया. तो ये है उसकी एंडिंग टाइम. Do you understand what I'm saying? Okay, so now coming to the future one. अभी फ्यूचर को आ रहा है. आप तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव खुद बना सकते हैं ना. ओके, फ्यूचर को आ रहा है. अभी फ्यूचर जो है थोड़ा कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स अ बिट कंफ्यूजन. ये जो फ्यूचर एक्शन है, बिकॉज इट्स अ बिट ट्रिकी. ओके, सो आओ खुला दे बच्चे. Make it off, please. What are you doing? You will not edit it. Rajiv Akha. Okay. Now, this tense is a bit tricky, guys. Future perfect continuous. क्योंकि यहाँ पर ग्रामर्स का भी इख्तिलाफ है. वो ग्रामर में कुछ और कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं. ठीक है, अगर हम तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि भाई ये फ्यूचर से काम शुरू. नो, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग. जितने भी ग्रामरियन है, ज्यादातर ग्रामर, खासकर ब्रिटिश ग्रामर, वो कहते हैं कि यहाँ पर हम किसी एक्शन को, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, जब आप किसी भी एक्शन को प्रेडिक्ट करते कि ये फ्यूचर में जारी होगा, उसके साथ कोई टाइम नहीं है, तो आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को. मसलन मैं खत लिख रहा हूँगा, मैं खत लिख रहा हूँगा, तो आप कहेंगे आई विल बी राइटिंग अ लेटर. लेकिन जब आप उस खत का जो फ्यूचर में वो जो एक्शन हो रहा होगा, उसकी टाइम को आप मतलब एक्सप्रेस करेंगे कि इस वक्त तक ये काम जारी होगा या जारी रहा होगा. सो यू विल यूज देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं. सपोज ये है आपका पास्ट, ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट, और ये है आपका फ्यूचर. मसलन मैं कहता हूं मैं 2025 से अमेरिका में काम कर रहा हूंगा. अभी 2025 फ्यूचर का है ना, टाइम है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 2025 होगा. तो आप कहेंगे यहां पर 2025 यहां पर आ रहा है. ठीक है, ये है आपका फ्यूचर. सही है, 2025. तो यहां से ये काम शुरू होगा और फ्यूचर में जारी होगा. तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. आप कहेंगे आई विल हैव बीन वर्किंग इन अमेरिका. कब से शुरू होगा ये काम? सिंस 2025. क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द एक्शन पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे. Do you understand? Okay. Now, if I say मैं 10 सालों के लिए उस कंपनी में काम कर रहा हूंगा, या जवाद 4 सालों के लिए पढ़ाई कर रहा होगा, तो यहां पर सिर्फ आपने टाइम मेंशन किया कि ये जो टाइम है पढ़ाई करने का, ये 4 साल लेंगे फ्यूचर में. Do you understand? You will say Jawad will have been reading for 4 years.
जवाद विल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 years। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये जो काम है कितना टाइम लेगा, ये 4 साल लेगा, यानी 4 साल तक ये जारी होगा। एक है ये यूजेस। दूसरा यूजेस जो कंफ्यूजन पैदा करता है, अभी सवाल ये है कि भाई सर ये जो एक्शन है जवाद का जो रीडिंग कर रहा है ये कब से शुरू होगा, फ्यूचर में शुरू होगा, यानी फ्यूचर में ही 4 साल लेंगे, या प्रेजेंट से शुरू होगा, या पास्ट से शुरू होगा। दिस इज ए कंफ्यूजन। अभी ग्रामरियन क्या कहते हैं, सब ब्रिटिश ग्रामरियन, जॉन ईस्टवुड, माइकल स्वान, जे थॉमसन, ये रेन एंड मार्टिन, ये बड़े बड़े ग्रामरियन से इंग्लिश का, वो सब कह रहे हैं कि भाई जब आप कह रहे हैं जवाद विल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 years, इसका मतलब 3 हो सकते हैं। क्या, ये जो एक्शन ये पास में शुरू हुआ था और जब फ्यूचर आ जाएगा तो फ्यूचर में ये 4 साल लेगा, या प्रेजेंट में शुरू हुआ था तो फ्यूचर में 4 साल, या फ्यूचर में शुरू हुआ था और फ्यूचर में 4 साल लेगा ये। इसका यहां पर जब हम 4 years इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट से भी हो सकता है, प्रेजेंट से भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं कहता हूं शी विल हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 20 years, शी विल हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 20 years, वो 20 सालों से उस कंपनी में काम कर रही होगी, तो इसका मतलब होगा कि ये जो काम है या तो पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी जारी था और फ्यूचर में भी 20 सालों के लिए जारी होगा, या तो इसका मतलब कि अभी प्रेजेंट से शुरू हुआ है ये काम और ये जारी होगा 20 सालों के लिए फ्यूचर में, या इसका ये मतलब होगा कि फ्यूचर में शुरू हुआ था और फ्यूचर में 20 years ये लेगा ये काम। Do you understand? So this is a bit confusion here. Now here is an interesting thing. अभी एक सवाल है, ये तो आप खत्म हो गया कि भाई अगर पास में कोई कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेस एक्शन के बारे में बात करते और आप टाइम मेंशन करते तो आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन जारी हो और इसके साथ आप टाइम को शो करते कि कितना टाइम लिया है या ड्यूरेशन उसका क्या है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अगर फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, ठीक है, और किस मुद्दत से या किस वक्त से, तो यहां पर फिर हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सवाल यह है, यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी कंप्लीट एक्शन, तो कंप्लीट एक्शन कहां पर चला गया, ये सवाल है। अंडरस्टैंड? ये टेंस कंप्लीट एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए तो इसके साथ परफेक्ट लगाया है। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। हमेशा के लिए याद रखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस ये परफेक्ट टेंस का भी काम करते हैं और कंटिन्यूअस टेंस का भी काम करते हैं, लिहाजा इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कंप्लीट एक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जारी एक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नाउ हाउ, अभी सवाल यह है कि किस तरह ये कंप्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पास्ट से। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब आप यहां पर टाइम एक्सप्रेशन की जगह इवेंट लिखते हो, इवेंट कोई दूसरा इवेंट लिखते हो पास्ट सिंपल में, तो ये जो काम है फिर ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मसलन आई हैड बीन वर्किंग व्हेन, ओके, I had been working for 2 hours when she came. यहां पर देख ले, I had been working for 2 hours when she came. अभी मैंने टाइम एक्सप्रेशन को भी, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। Now look at here please. I had been working for 2 hours when she came. ठीक है,
जब मैं 2 घंटों के लिए काम कर रहा था, जब वो आई तो ये कंप्लीट हो गया। यानी मैंने I had been working for 2 hours when she came. यानी मैं 2 घंटों से वो काम कर रहा था, लेकिन जब वो आई, that was the last point, that was the ending point of that action. Do you understand? If I say I had been studying, okay, yeah, Aslam had been studying for 20 years when his father passed away. तो इसका मतलब है ये कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट एक्शन, कि उसके बाद उसने वो काम छोड़ दिया, उसने वो काम को क्विट किया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट एक्शन। अभी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट एक्शन के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट एक्शन के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है, हाउ वी विल यूज दिस। ओके, ऐसे एक्शंस जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग असरात बाकी हो और वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होती। मसलन यहां पर एक स्टूडेंट आता है और वो इस तरह करता है, और हम उससे सवाल पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चन, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, और ये बंदा जवाब देगा, आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन रनिंग। तो इसका क्या मतलब, अभी तो वो मतलब नहीं दौड़ रहा है ना, वो काम उसने कंप्लीट किया, लेकिन उसके असरात बाकी हैं, तो लिहाजा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक बंदा मतलब ऑफिस में बैठा था, उसके साथ करेंसी थी, और हम उससे कहेंगे आप क्या कर रहे थे, वो कहेगा, सर आई हैव बीन कटिंग द पेपर्स, आई हैव बीन कटिंग द पेपर्स। अभी वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी असरात बाकी थे, तो लिहाजा इसलिए हमने क्वेश्चन पूछा। तो वो कहेगा आई हैव बीन कटिंग द पेपर्स, इट मीन्स द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अभी उमर के साथ बैट बॉल है, या वो यहां पर आए और मैं उमर से कहा, यार व्हाट वर यू डूइंग, तो ये कहेगा, सर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सो इसका सिंपल मतलब क्या होगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसी सेंस में ये प्रेजेंट परफेक्ट का मानी देता है। इस कमरे से एक बॉय जो है, एक बॉय बाहर आता है, और उससे हम पूछते हैं, उसके साथ हाथ में किताब है, हम कहते हैं क्या कर रहे थे, या तुमने क्या किया, तो ये बच्चा बोलेगा आई हैव बीन स्टडिंग, इट मीन्स आई हैव रेड या आई हैव स्टडीड। डू यू अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका कंप्लीट एक्शन। अभी फ्यूचर में कंप्लीट एक्शन के लिए अगर मैं कहता हूं I will have been teaching English for 15 years. I will have been teaching English for 15 years in the next July. तो इसका क्या मतलब होगा कि जुलाई तक मेरे काम के 15 साल पूरे होंगे। यानी ये जो काम है ये 15 साल में पूरा होगा। कब? जब जुलाई आ जाए, जुलाई में पूरा होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अप टू द नेक्स्ट स्प्रिंग, आने वाले मौसम बार तक, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 30 ईयर्स। तो इसका क्या मतलब कि नेक्स्ट स्प्रिंग जब आ जाए तो ये काम 30 ईयर्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज टू शो ए कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर। लेकिन उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन या कोई दूसरा इवेंट भी मतलब इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो दूसरा इवेंट आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो दूसरा एक्शन है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। मसलन आई विल हैव बीन टेकिंग क्लास for 3 hours when the guests come। जब मेहमान आते हैं तो हम 3 घंटों से क्लास ले रहे होंगे। मतलब वो काम जब हो जाए तो हम 3 घंटों के लिए ये काम कंप्लीट करेंगे, यानी 3 घंटे इसका ड्यूरेशन होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो देयरफॉर वी से इट कैन बी यूज्ड फॉर कंप्लीट, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्रेसिव। Do you have any question here?
इसका कंप्लीट एक्शन किस तरह होगा? कंप्लीट एक्शंस किस तरह होगा? मसलन यहां पर दो स्टूडेंट्स आ गए और उनकी जो मतलब आस्तीनें हैं, जो स्लेव्स है और जिनकी जैकेट्स जो है वो सब पाड़ दिए गए हैं, सही है। और हम किसी दूसरे बंदे से कहे यार वो क्या कर रहे थे या उन्होंने क्या किया, तो ये जो स्टूडेंट है वो कहेंगे सर दे हैव बीन फाइटिंग, तो इसका मतलब होगा दे हैव फॉट, सर वो लड़ चुके हैं। इसका ये मतलब कि वो लड़ रहे थे। सिंपल इसका मतलब दे हैव बीन फाइटिंग, दे हैव फॉट। इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होती। जब हम कंप्लीट एक्शन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं तो फिर टाइम एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होती। बाज में जरूरत हो सकती है, बाज में नहीं हो, आपकी मर्जी है। हाँ, अक्सर हम कहते हैं यहां पर दो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, और उनके साथ बॉल भी होता है और बैट भी होता है। हम कहते हैं वो क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे सर वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल चुके हैं, तो भी अक्सर हम इस तरह कहते हैं। या वो 2 घंटों से खेल रहे थे, अभी तो खत्म हो गया, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। लेकिन ज्यादातर अकॉर्डिंग टू माइकल सॉन, जे थॉमसन, वो कह रहे कि भाई टाइम एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं, बस आप कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करते हैं तो टाइम एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं। जस्ट सिंपली से दे हैव बीन, मसलन फॉर एग्जांपल इफ दे से अली, अभी अली बाहर आ गया, उसके जो हाथ थे वो गीले थे, दे वर वेट, देयर हैंड्स वर वेट, राइट। और हम कहेंगे आपने क्या किया, ही कैन से आई हैव बाथिंग, आई हैव बीन बाथिंग, आई हैव बीन बाथिंग, क्योंकि उसकी असरात से पता चलता है उसकी अभी भी बाल जो है वो गीले हैं, हाथ गीले हैं, वो बाहर निकला और टावल जो है उसने, हम कहते हैं आपने क्या किया या आप क्या कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं, वो कह सकता है आई हैव बीन बाथिंग। इसका ये मतलब होगा आई हैव बाथड। और सर ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी कभार एक सेंस देता है, यहाँ पर एक सेंस देगा। इसका मतलब है आई हैव टेकन बाथ। अगर वो कहते हैं आई हैव बीन टेकिंग बाथ, जब वो बाहर आ जाए तो इसका मतलब है आई हैव टेकन बाथ। सर एक एग्जांपल और है, मतलब एक बंदा अपने उंगली को काट देता है और वो ब्लीडिंग कर रहा है, Yes. तो वो इस तरह भी कह सकता है कि आई हैव बीन कटिंग माय फिंगर, Yes. आल्सो आई हैव कटेड माय फिंगर। Yes, yes. I have cut my finger and I've been cutting. It gives the same meaning. इसका प्रेजेंट परफेक्ट का मानी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 10 स्टूडेंट्स हैं और वो बाहर निकले और उनके मुंह में अभी भी कुछ है और हम उनसे पूछते आप क्या कर रहे थे, तो वो 2 तरीकों से कह सकते हैं, वी हैव बीन ईटिंग द राइस, और इस तरह भी कह सकते हैं वी हैव ईटन द राइस। Do you understand? They both have the same sense. यार have been, तो पास तो had been आता है, वो तो मैंने had been इस्तेमाल नहीं किया है। We have been is not past perfect. We have eaten, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसके असरात बाकी होना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरा मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आप कंप्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये सेम मानी देता है जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट देता है। मसलन ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल जो अभी अभी खत्म हो चुके हो, इनका असरात बाकी हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके असरात अभी बाकी हो। मसलन जब स्टूडेंट्स आ जाए और हम उनको कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, आप क्या कर रहे थे, तो सिंपल जो है वो जवाब देगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में जवाब देगा क्योंकि वो तो रीसेंट एक्शन है ना, उनके असरात बाकी है, वो कहेंगे वी हैव ईटन द मील, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें भी वी हैव बीन ईटिंग द मील, दोनों का एक मतलब हो कि हम ये काम कर चुके हैं और इन दोनों का असरात उन पर हैं। जिनसेन यानी ये जो एक्शन वो कर रहे हैं उनका असरात है, तो आप वो प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर मसलन उमर 10 दिनों के लिए नहीं आता और जब वो आ जाए तो हम उससे पूछते हैं क्या कर रहे थे, तो ये इस तरह कैसे, सर आई हैव टेकन माई एग्जाम, और इस तरह भी कह सकते हैं आई हैव बीन टेकिंग माई एग्जाम। लेकिन यहां पर हम टाइम को एक्सप्रेस नहीं करते। आई हैव टेकन माई एग्जाम, मैं अपने पेपर को या मैं अपने इम्तिहान को दे चुका हूं, या आई हैव बीन टेकिंग माई एग्जाम। लेकिन यहां पर
जो अमेरिकन ग्रामरियंस है, वो मैं भूल गया, एक ग्रामरियन था, वो कह रहा है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों कंप्लीट एक्शन के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लॉन्गेटिविटी ऑफ उस एक्शन के बारे में, यानी जब आप उस एक्शन की लॉन्गेटिविटी पर, यानी टाइम की लॉन्गेटिविटी, टाइम की लिंक पर जोर दे रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जब उसकी मतलब उस एक्शन की कंप्लीशन पर आप जोर देते हो, यानी उसको एम्फसाइज करते हो, फिर इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर मैं कहता हूं, उमर कहते हैं आई हैव टेकन द पेपर्स, ही जस्ट एम्फसाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। और अगर वो कहता है आई हैव बीन टेकिंग द पेपर्स, वो कंप्लीशन ऑफ द एक्शन पर भी जोर देता है, लेकिन ज्यादा जोर किस पर कि ये इतना टाइम में इसलिए नहीं आता क्योंकि उस टाइम में मैं इतना ये काम कर रहा था, वो कंप्लीट हो चुका था। डू यू अंडरस्टैंड? तो टाइम की लिंक पर जब हम जोर दे रहे हैं तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। जब सिर्फ एक्शन की फिनिशिंग यानी एक्शन की कंप्लीशन पर जोर देते तो फिर इस्तेमाल करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। लेकिन दोनों जुमलों में, दोनों टेंसेस में असरात बाकी होंगे, याद रखें, इफेक्ट्स विल बी रिमेनिंग। एनी क्वेश्चन हियर गाइस? Okay, that's all, and see you next time.